हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे SCERT की किताबें, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रारंभिक राज्य। चलिए देख लेते हैं भारत के जो प्रारंभिक राज्य थे प्राचीन भारत में वो कौन कौन से थे और उनकी क्या विशेषताएं थी, इनसे कौन से प्रश्न हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महाजनपद। ठीक, महाजनपद को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब से जनपद में परिवर्तन हो गया। ठीक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो मानव था वो भ्रमण करता था, एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाता था, स्थायी रूप से नहीं रहता था। जैसे ही भारत में स्थायी रूप लोगों ने रहना शुरू किया तब से हमको राज्यों का गठन देखने को मिलता है, नए नए राज्यों को देखने को मिलता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये भारत का प्रारंभिक राज्य है। ठीक, उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से, जन यानी लोग, स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बसने लगे तब ये जन जो थे वो किस में परिवर्तित हो गए, जनपद में, जिसे आज हम लोग जिला कहते हैं ना, वही चीज। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है कि जन के बसने की जगह, यानी कि ऐसी जगह जहां मानव निवास करता हो एकत्र होकर। ठीक, जन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और महाजनपद के रूप में वह स्वयं को स्थापित कर लिए थे। किसने? जन ले, जो लोग थे वो एक जगह एकत्र होने लगे और महाजनपद के रूप में वो स्वयं को स्थापित करने लगे। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है ये भी देख लेते हैं। इसकी जानकारी हमको बौद्ध पुस्तक अगुंतुर निकाय जो है, इससे हमको 16 महाजनपदों की एक सूची प्राप्त होती है, जिसका हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार से महाजनपद के रूप में थे। इसमें 2 प्रकार के राज्य थे। नंबर 1, इनमें 16 महाजनपद थे और 2 गणतंत्र थे। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, 16 महाजनपद वो कौन कौन से थे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि 16 महाजनपद कौन से हैं। नंबर 1, अंग। नंबर 2, ये श्रेणी दी हुई है। इस सिंपल तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 16 महाजनपदों के नाम: अंग, मगध, काशी, कोसल, वत्स, चेद, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, गांधार, कंबोज। ये कुल मिला के 14 जो महाजनपद हैं। वर्तमान में ये कहाँ पास स्थित है इसको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है मगध, ये मुंगेर एवं भागलपुर जिले में है। ठीक, अंग जो है वो मुंगेर और भागलपुर जिले में आज के वर्तमान समय में स्थित है। दूसरा है मगध, जो पटना, शाहाबाद जिले के कुछ भाग में देखने को मिलता है। ठीक, जो काशी है जिसे हम बनारस या वाराणसी कहते हैं। कोसल जो है वो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र है। वत्स कौन सा है? प्रयागराज, मिर्जापुर का क्षेत्र है। चेदी कौन सा है? आधुनिक बुंदेलखंड यानी कि झांसी का जो क्षेत्र है वो हम मान लेते हैं। ठीक, कुरु आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का भाग, यानी कि आधुनिक हरियाणा है और दिल्ली के कुछ भाग को हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। ठीक, पांचाल उत्तर प्रदेश, पांचाल के अंदर उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि जिले के क्षेत्र आते हैं। ठीक, और उसके बाद और देख लेते हैं इसमें सूरसेन। सूरसेन वर्तमान में ब्रजमंडल या मथुरा में स्थित है। मत्स्य कहाँ है? मत्स्य अलवर, भरतपुर, जयपुर में। अवंती कहाँ है? आधुनिक मालवा। उसके बाद अस्मक कहाँ है? नर्मदा नदी, नर्मदा एवं गोदावरी नदी के बीच का भाग है। गांधार जो पाकिस्तान के पश्चिमी और अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि जब हम लोग इसकी बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तब वो गणतंत्र जो भारत प्राचीन समय में था उसमें ये राज्य शामिल थे। और कंबोज कहाँ है? पाकिस्तान के आधुनिक हजारा जिले में। तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र आज भारत में नहीं है, ये भारत के बाहर है। बाकी जितने भी हैं 12 के 12 महाजनपद वो भारत में आज भी स्थित हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है गणतंत्र। तो गणतंत्र में 2 चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को। ठीक, एक वज्जी है
ये गणतंत्र के रूप में था, जिसमें बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग कहलाता है। ठीक। दूसरा है मल्ल, ये देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर आदि का क्षेत्र है। ये वर्तमान में स्थित हुआ क्षेत्र है। ठीक। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अध्ययन कर लेते हैं और देखते हैं ये परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहले हम लोग सिंपल तरीके से देख लें, ये जो प्रश्न दिए हैं ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि कौशल, जो ये कौशल है ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, और इसमें इसका नाम दे दिया जाए, इसका नाम दे दिया जाए, इसका नाम दे दिया जाए और इसका नाम दे दिया जाए। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच को आप अच्छे तरीके से टिक कर सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि अवंती वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में आधुनिक मालवा का जो क्षेत्र है वो अवंती के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इसमें बोल दिया जाए कि महाजनपद काल में सूरसेन जो क्षेत्र है उसको कैसे पहचान करेंगे, भारत में वो कहाँ स्थित है, आज की डेट में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रजमंडल या मथुरा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से महाजनपदों से प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास में बनते हैं और बनाए जाते हैं। ठीक। और इसमें कैसे बनेंगे, इसी प्रकार से इसमें भी वज्जी जैसे दिया हुआ है। वज्जी बिहार वर्तमान में कहाँ स्थित है, बिहार के गंगा नदी के उत्तरी भाग में। इस प्रकार के प्रश्न वो बनाएगा और आपको इन क्षेत्रों की जगह दे देगा, क्षेत्रों का नाम दे देगा, जिसमें आपको चेक करना होगा कि ये कहाँ है। अगर आपने पढ़ा होगा सब सिंपली तो आप बता दोगे इसका आंसर कहाँ है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पंजाब में जयराम जी की टिक मार के चले आओगे। ठीक। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या है। कलतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद की राजधानी के रूप में वैशाली एक विशिष्ट राजनीतिक महत्व रखता था। यानी कि जो वैशाली थी उस समय एक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान निभाती थी। संपूर्ण वज्जी परिसंघ का मुख्यालय था। जो परिसंघ बनाया गया था उसका मुख्यालय कहाँ था, वज्जी। यानी कि ये वज्जी महाजनपद का जो दिया हुआ है ये इसका मुख्यालय कहा जाता था। सबसे बड़ा महाजनपद वज्जी था। तो सिंपल से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि प्राचीन भारत काल में सबसे बड़ा जो था महाजनपद कौन था, तो हम क्या चेक करेंगे इसमें, वज्जी। इसमें 8 गणराज्यों का संघ था। ये दूसरा प्रश्न इसमें बन जाता है कि वज्जी में कितने गणराज्य थे, तो 8 गणराज्य थे। अष्टकुलिक कहा जाता है, इसे अष्टकुलिक भी कहा जाता है। सिंपल तरीके से एक प्रश्न और बनाने की कोशिश करें इसमें, तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि महाजनपद वज्जी में स्थित है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये 8 गणों का संघ था, इसलिए इसे अष्टकुलिक कहा जाता है। ठीक। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वस्त और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। ठीक। यहां वत्स होगा। तो मुख्यतः देखा जाए तो सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली कौन थे 16 महाजनपदों में, मगध, कौशल, यहाँ पर वत्स होगा कर लीजिएगा, अवंती और अत्यंत महाशाली थे। ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। यानी कि महाजनपदों में भी ये प्रमुख माने जाते थे क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा शक्तिशाली थी। यानी कि यहाँ की सेना जो थी, यहाँ के राजा जो थे वो हमारे ख्याल से अच्छे रहे होंगे, इसलिए इनको विशेष शक्तिशाली वाला देश कहा जाता है। ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था, मगध साम्राज्य और अवंती साम्राज्य दोनों का उदय एक साथ हुआ। ठीक। तो हम एक प्रश्न बन सकता है कि मगध साम्राज्य के साथ साथ किसका उदय हुआ, किस साम्राज्य का, तो हम क्या बोलेंगे, अवंती का। इन दोनों के उदय में निम्नलिखित कारण थे। ठीक। हाथी की उपलब्धता, इस यानी कि मगध साम्राज्य में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हाथी की सेना उपलब्ध होती थी। लोहे की खान, इसकी मुख्य विशेषताएं थी कि मगध साम्राज्य में हाथी की विशेषताएं यानी कि हाथी अधिक पाए जाते थे और लोहे की खानें अधिक पाई जाती थी। अवंती राज्य में कि कुशल नेतृत्व करता था, अवंती साम्राज्य में कुशल नेतृत्व करता था कि कमी के कारण अवंती राज्य जो था उसमें कुशल नेतृत्व की कमी थी, जिसके कारण ये चरम उत्कर्ष तक नहीं पहुंच सका। सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो मगध ज़्यादा डेवलपमेंट था अवंती की अपेक्षा। अगर मगध में जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो अगर अच्छे होते, अवंती में जो कुशल नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे उनके अंदर कमी नहीं होती तो वो भी चरम उत्कर्ष में पहुंच जाता, यानी कि अच्छे तरीके से विकसित हो सकता। दोनों एक साथ ही हुए। ठीक।
अवंती और मगध दोनों का साम्राज्य का प्रादुर्भाव एक साथ हुआ, लेकिन मगध ज़्यादा विकसित हुआ क्योंकि मगध में जो भी शासक थे वो योग्यपूर्ण थे और योग्यता के कारण ये आगे बढ़ते चले गए। इसके अंतर्गत हम कुछ वंशों को पढ़ते हैं। वो वंश कौन से हैं? सबसे पहले हर्यंक वंश। ठीक, हर्यंक वंश के बारे में जान लेते हैं। हर्यंक वंश को पृथांतक वंश भी कहा जाता है। हर्यंक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबुसार ने। बिंबुसार का अर्थ होता है राजाओं का सिंह। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। इसका वास्तविक नाम क्या था? कुमार सेन था। किसका? बिंदुसार का वास्तविक नाम कुमार सेन था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय, यानी कि जब बुद्ध धर्म का महापरिणाम चल रहा था, यानी कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण का समय चल रहा था, तब मगध का शासक जो था वो बिंदुसार था। ठीक, चिकित्सक जीवक बिंबिसार के राजा जो थे वो उसके दरबारी कवि थे। कौन से? चिकित्सक जीवक बिंबिसार के दरबारी कवि थे। बिंबिसार ने मगध की राजधानी को कहाँ बनाया? गिरिब्रज में इसकी स्थापना की थी, जिसे राजगिरी कहा जाता है आज के समय में। ठीक, राजगिरी जो थी वो इसकी राजधानी थी। अगले देख लेते हैं पॉइंट क्या है। मगध का सबसे बृहद जो वंश था उसकी स्थापना, मगध का सबसे मुख्य जो मगध में सबसे प्रमुख राजा कौन था? कौन सा वंश था? वृहद्रथ वंश था। इसकी स्थापना वृहद्रथ ने की थी। ठीक, इसकी राजधानी उसने कहाँ बनाई? इसकी राजधानी उसने गिरिब्रज को बनाया था। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें दिया हुआ है अजातशत्रु की माता का नाम कौशला देवी था। सिंपल तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अजातशत्रु जो थे वो मगध साम्राज्य का मगध का विशाल साम्राज्य जो था उसका राजा था। इसकी माता के क्या नाम थे? कौशला देवी। अजातशत्रु ने बुद्ध के भाई देवदत्त की कहने पर अपने पिता की हत्या कर दी थी। ठीक, यहाँ पर बुद्ध गौतम बुद्ध नहीं थे। ठीक, यहाँ एक बुद्ध सेनापति था, जिसके कारण वो पित्यांक के नाम से जाना जाता है, यानी कि पिता का वध करने वाला इसको जाना जाता है। इसने लिच्छवी से बचने के लिए पाटलिग्राम नामक शहर में की स्थापना की, यानी कि पाटलिपुत्र जो नाम आज के समय में जो जगह है उसका नाम जो था पाटलिग्राम नामक एक शहर की रचना की। किससे बचने के लिए? लिच्छवी से। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिग्राम का नाम बदलकर पाटलिपुत्र रख दिया था। ठीक, जिस तरीके अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी उसी प्रकार ठीक उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। इसने जो उदयन था उसने पाटलिग्राम का नाम बदल के पाटलिपुत्र रख दिया था। चलिए अगले देख लेते हैं पॉइंट क्या है। हर्यंक वंश का आखिरी शासक कौन था? हर्यंक वंश का आखिरी शासक नग दशक था। मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया था। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं शिशुनाग वंश की। इसमें कुछ वंशों को इसलिए शामिल किया गया है जो मगध में राज्य करते थे, इसलिए इनको शामिल किया गया है। इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें उठाई गई हैं। उसके बाद जब आपको वंशों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा कि शिशुनाग वंश, उसके बाद हर्यंक वंश, इसकी जब वंशों के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो विशेष तौर से उससे संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास 6 की किताब में दिया गया है थोड़ा बहुत मटेरियल, उसको कलेक्ट करने की कोशिश की गई है ताकि कोई भी क्लास 6 का चैप्टर मिस ना हो और कोई भी पॉइंट समाप्त ना हो। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सही तरीके से पढ़ लें, इसलिए इसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें बीच बीच में है, जैसे अजातशत्रु के बारे में बताया हमने, उदयन के बारे में बताया, मगध के हर्यंक वंश के बारे में बताया, आप शिशुनाग वंश पे बता रहे हैं। लेकिन अगर हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे एक एक वंश की तो बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं और काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। ठीक, हम कक्षा 6 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम नॉर्मली पढ़ेंगे ताकि उसमें जो जानकारी है वो मिल जाए। और इसमें थोड़ा बहुत मिस प्रिंट हो गया है तो आप समझने का प्रयास करेंगे और सही तरीके से इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो भी पीडीएफ बनवाई जाए उसमें कोई गलतियां ना हो। चलिए आगे देख लेते हैं। इस वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी, जो हर्यंक वंश का सेनापति था। हर्यंक वंश का जो सेनापति था इसने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की। अवंती को जीत कर उसने मगध में मिला लिया था। सॉरी, यहाँ पर मदद नहीं, यहाँ पर मगध होगा। ठीक, मगध में मिलाने वाला शिशुनाग था, यानी कि जो अवंती था
जो अविकसित देश था, मतलब अविकसित था उस समय, जो जिसकी उद्घाटन मगध के साथ हुआ था, उसको इसने जीत कर कहाँ मिला लिया था, मगध में मिला लिया था। किसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को बनाया था? तो इसी ने बनाया था, शिशुनाग वंश ने क्या किया था, पाटलिपुत्र को राजधानी को वैशाली को, पाटलिपुत्र जो राजधानी थी उसको वैशाली में परिवर्तित कर दिया था। शिशुनाग वंश का दूसरा अंतिम शासक काला अशोक था। ठीक, शिशुनाग वंश का अंतिम दूसरा और अंतिम शासक कौन था? काला अशोक था। सबसे छोटा शासन यही चला था, जिसे हम काड़वा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति किसने कराई थी? काला अशोक के समय में कराई गई थी। काला अशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति कराई थी। ये प्रश्न अधिकतर जनरली परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आगे देख लेते हैं नंद वंश। अब आगे बात कर लेते हैं, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं नंदवंश की। नंदवंश के बारे में हम क्या जानते हैं उसको देख लेते हैं। नंदवंश का वास्तविक संस्थापक महापद्म नंद था। ठीक, सिंपल तरीके से पूछ लेता है प्रश्न कि नंदवंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। व्याकरण आचार्य जो पाणिनि थे, वो अष्टाध्यायी जितनी नामक पुस्तक लिखी थी, वो महापद्म नंद के मित्र थे। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि मिनी के दरबार में ये थे। खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम कलिंग पर आक्रमण, ठीक, किसने कलिंग पर आक्रमण और कलिंग में नहरों का निर्माण किसने करवाया था? महापद्म नंद ने करवाया था। ठीक, और इसने एक उपाधि धारण की थी, एक तरह की एक उपाधि जो होती है उसने महापद्म नंद से जुड़ी हुई है, इसने एक उपाधि धारण की थी। ठीक, इस वंश का आखिरी शासक धनानंद था, जिसने अग्रमीज की उपाधि धारण की थी। अब बात कर लेते हैं सिकंदर की। सिकंदर मगध पर आक्रमण करने वाला एक यूनानी शासक था, जिसने मगध पर आक्रमण किया था। सिकंदर यूरोपीय महाद्वीप के यूनान देश से मिसडोनिया नामक राज्य से आया था। ठीक, जिसने तक्षशिला के शासक को अम्भी को, तक्षशिला का जो शासक था अम्भी, उसके कहने पर 326 ईसा पूर्व में खैबर से होते हुए सिकंदर भारत आया था। तो सिंपल तरीके से प्रश्न पूछ लेता है कि सिकंदर भारत किसके कहने पे आया था? तो अम्भी के कहने पे आया था। कब आया था? 326 ईसा पूर्व में आया था। और किस रास्ते से आया था? खैबर से, खैबर दर्रे से होते हुए भारत आया था। उसके बाद राजपुरु के राजा रवि और झेलम नदी के बीच में स्थित था। जो राजा पुरु थे उनका राज्य रवि और झेलम नदी के बीच में स्थित था। तो जो ये दिया हुआ है, रवि नदी के किनारे और झेलम नदी के किनारे के बीच में राजा पुरु का राज्य स्थापित था। तब उसके किनारे किसका युद्ध हुआ? सिकंदर का युद्ध हुआ था। ठीक, जिसे हम हाइस्पेस के नाम से जानते हैं। सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि सिकंदर और पुरुराज के बीच एक युद्ध हुआ था, जो 300 ईसा पूर्व में सिकंदर के बीच में हुआ था। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। ठीक, आगे देख लेते हैं। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला जो है वो कहाँ पास स्थित है? विश्व का जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है जो तक्षशिला है, वो अपने बिहार में स्थित है। बिहार में तक्षशिला जो है वो उसमें स्थित है। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है, जो प्राचीन में स्थित है, या प्राचीन भारत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अब बात करें कि प्राचीन में जो शिक्षा का केंद्र था वो क्या था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी त्रुटियां रही हैं जो प्रिंट करने में, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप उसको इतने तो पढ़े लिखे आप हैं ही कि थोड़ा उसका संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जब आप हमको ये काल वगैरह जब पढ़ाया जाएगा, मगध जनपद के बारे में, नंद वंश के बारे में, अलग अलग वंशों की जानकारी दी जाएगी, तब आप इसको सही तरीके से समझेंगे। और कक्षा 6 की किताब में जितना भी मटेरियल था वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।